बेसिक सवाल आपसे समझना चाहूंगा कि अगर आरबीआई की एक्सपेक्टेशन ये है कि नियर टर्म में, चाहे अभी ये जो ताज़ा मंथली नंबर्स आएंगे या इमीडिएटली जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, उसमें अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन बढ़ी हुई है, लग रहा है कि ज़्यादा बढ़ के नंबर्स आएंगे महंगाई दर के, तो वैसे में आरबीआई ने सिर्फ पॉज क्यों लिया, सिर्फ लिक्विडिटी मेंटेन करने पर क्यों ध्यान दिया? एक आध बार अगर 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ा देते तो शायद वो एक ज़्यादा कड़ा संकेत होता बाजार के लिए कि हाँ, आरबीआई इन्फ्लेशन को और ज़्यादा सख्ती से कम करना चाहता है। आपका सवाल सही है, वाजिब भी है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि एक चॉइस है आपके पास, ये कोई परफेक्ट साइंस नहीं है कि आपने एक तरफ से ये चेंज किया और दूसरी तरफ रिजल्ट आ गया आपके पास। एक तो जो आप कदम उठाते हैं उनका जो रिजल्ट होता है वो 6 से 9 महीने बाद आपको समझ में आता है कि रिजल्ट कैसा है। आपने जो अनुमान लगाया था उसके हिसाब से चीज़ें वैसी तरफ जा रही है कि नहीं, और कितना रिजल्ट आएगा ये भी नहीं पता है आपको। तो आप, जैसे एक डॉक्टर होता है वो अपनी दवाई सिम्टम के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज करता है, बट जरूरी नहीं कि हर समय आपको खराब दवाई दे और दवाई का डोज बढ़ाता रहे। अगर लगता है कि आपका जो बुखार है धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो हो सकता है जो अभी की दवाई है डॉक्टर को लगता है कि अभी ठीक है, थोड़े दिन बाद हम और बढ़ा देंगे अगर जरूरत बुखार नीचे नहीं है। तो वैसे ही आप देखें, अगर आरबीआई ने ये डिसाइड किया है कि अभी मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा और एक साल बाद 9 महीने बाद इन्फ्लेशन करीब 4.25 5.5 के आसपास रहेगा, तो अभी जरूरत नहीं है। 6.5% पे ऑलरेडी है इंटरेस्ट रेट्स पे। और अगर हम ये सोचें कि एक साल बाद हमारा इन्फ्लेशन 5.5 रहेगा, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको 100 बेसिस पॉइंट रियल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और ये एक इंटरेस्ट रेट तो एक पब्लिक गुड है, सबको इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बोरो कर रहा है एक और वो भी पहलू, जी संदीप जी, एक और पहलू आपसे समझना चाहूंगा कि ये सारे जो इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, उसके आधार पर, जो खुदरा महंगाई हम कहते हैं, उसके आधार पर है। यानी हम आप एक ग्राहक के रूप में बाजार में जाकर जो सामान खरीदते हैं, उसके लिए जो पैसे देते हैं, उनके दाम जितने बढ़ते हैं उसके हिसाब से जो महंगाई आंकी जाती है उसकी बात होती है। लेकिन जो थोक महंगाई है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो 3 महीने से निगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ निगेटिव है, वो नीचे आ रहा है। तो ये एक अपने आप में विरोधाभास है, मतलब कि आपकी होलसेल प्राइसेस तो घट रही हैं, एक्चुअल टर्म्स में घट रही हैं, निगेटिव ग्रोथ है, लेकिन आपकी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बढ़ी हुई है और अभी और ज़्यादा बढ़ने की आशंका भी है। तो ये विरोधाभास क्यों है और आरबीआई इसको कैसे देखेगा? या क्या जो पॉज लिया गया है उसके पीछे कहीं बैक ऑफ द माइंड ये भी एक कारण है कि अच्छा, होलसेल प्राइस तो नेगेटिव है, देख लेते हैं कि शायद अगले कुछ महीनों में उसका असर जो है वो रिटेल प्राइस पर भी नजर आए? देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो हम बनाते हैं इंडिया में, ये काफ़ी साल तक हमने इसको फॉलो किया था। थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, तो इसलिए हमने आपकी जगह आपकी खुदरा इन्फ्लेशन पे या सीपीआई पे हम आ गए। एंड ये माना गया कि टेक्निकली सीपीआई पूरी दुनिया में जो सेंट्रल बैंकर्स है सीपीआई को ही अपना मेन केंद्र रखते हैं जब वो पॉलिसी डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स के लिए। और सीपीआई इसलिए करते हैं कि जो आम आदमी है उसका जो कंजम्पशन बास्केट है, जो वो रोज खर्चा करता है, उसको मापने के लिए सीपीआई बेहतर इंडिकेटर है। तो ये हमने देखा है कि भाई अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम सीपीआई पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अब डब्ल्यूपीआई पे जो डिसीजन मेकिंग है वो उसका वेट बहुत कम देते हैं, डब्ल्यूपीआई को या होलसेल प्राइस इंडेक्स को।